गुड मॉर्निंग बच्चों। सब मस्ती झमाझम। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वेंट्री और उसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। उस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था सर? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके लिए इन्वेंट्री का मतलब अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए जो चीज फिक्स एसेट्स थी वो कार के डीलर के लिए इन्वेंट्री थी, ट्रेडेबल गुड्स, और टोयोटा के लिए फिनिश गुड्स। उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग कंडक्ट की जा रही है और अभी हमारी वो कार अंडर प्रोसेस है, अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, दैट विल बी डिफाइंड एज वर्क इन प्रोग्रेस। उस कार के इंजन, टीम टाम और सब क्लच, वायर, डायर, मायर, ये सब जो स्टोर में रखे हुए हैं, जो आज नहीं तो कल कार बनाने में यूज होंगे, दे आर रॉ मटेरियल। हमारी कार को बनाने के दौरान हमारी मशीन्स में रेगुलर बेसिस पर जो जनरल टूल्स यूज हो रहे हैं, नट बोल्ट, पाने, कन्वेयर बेल्ट, मशीन को स्मूथली रन करने के लिए जो कंज्यूमेबल्स यूज हो रहे हैं, लुब्रिकेंट्स, कूलेंट्स, कॉटन, ऑयल, ग्रीस, ये सब इन्वेंट्री में आएंगे। लेकिन अगर कोई टूल स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया है, जैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ मोल्ड्स मतलब सांचे, जो एक पर्टिकुलर मशीन विशेष में ही लगेगा, ऑल्दो उसको हमने स्पेयर में रख रखा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब वो खराब हो जाएगा तो फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आएगा, तब तक हम अपने प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करें। तो वो जो सांचा, वो जो मोल्ड्स, वो जो टूल स्पेसिफिकली एक मशीन विशेष के लिए रखा गया है, जिसको हम ऑर्डिनरी किसी दूसरी मशीन के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, जो कॉमनली कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता है, जिसका कोई रेगुलर यूज नहीं है, वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। और उसे हम कहां पर फिक्स एसेट्स में, AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में शामिल करेंगे। उसे हम जनरल इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सर सवाल उठता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों जरूरी है? तो आंसर है साहब, इन्वेंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कॉस्ट का एक बड़ा सब्सटेंशियल हिस्सा कवर करती है। कई जगह पर तो ये मोर देन 50% है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी टोटल कॉस्ट का 50% हिस्सा इन्वेंट्री कवर करती है, अगर उसका वैल्यूएशन सही नहीं हुआ तो क्या होगा? और सर इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसीडर होती है। इसका गलत वैल्यूएशन आपके सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सत्यता और रिलायबिलिटी के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा। क्योंकि अगर आपने सही इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं किया तो आपके सही प्रॉफिट नहीं आएंगे। सही इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना होने पर आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं पड़ेगा। सही इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना होने पर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी गड़बड़ाएगा। सही इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना होने पर आपकी लिक्विडिटी के जो रेशोस यूज होते हैं, करंट रेशोस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो सब गलत हो जाएंगे। इसके अलावा सही वैल्यूएशन करना आपकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बाकायदा इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में सही डिस्क्लोजर देना आवश्यक है, और उस समय आपको AS2 का पालन करते हुए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ऐसा बाकायदा शेड्यूल 3 में बोला गया है। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीगल कंप्लायंस कि आपको लीगली इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन करना आवश्यक है, और उस वैल्यूएशन को करते समय AS2 का पालन करना भी आवश्यक है। AS2 is also required to be followed while valuing inventory। यानी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं लेकिन अपनी हिसाब से कर रहे हैं, अपनी सुविधा से कर रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार कर रहे हैं। इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ाएगा। तो फिर सर वैल्यूएशन कैसे किया जाए? हाउ डू वी वैल्यू इन्वेंट्री? तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है जो ICAI ने इशू किया,
लेटर उन्होंने उसको रिवाइज भी किया और समय समय पर रिवाइज करते भी रहेंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की आवश्यकताएं आती जाएंगी, जैसे जैसे बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती जाएंगी, तो उस समय के अनुसार, उस समय के अनुरूप हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज होंगे। अर्लियर देयर वाज AS10, AS6, AS10 फिक्स एसेट्स, AS6 डेप्रिसिएशन। नाउअडेज ये दोनों हट गए और इसके रिप्लेसमेंट में फिर एक नया AS10 आया, अमेंडेड, जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के समानार्थी है। ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे इंटरनेशनली बाकी सारे देश अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फिक्स एसेट्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही अब हम इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या NRV जो दोनों में से कम है उस पर किया जाएगा। ये हमने लास्ट डिस्कशन छोड़ा था, कॉस्ट और NRV whichever is less। अब सर कॉस्ट और NRV whichever is less क्यों, वाई? तो सर क्या हम जानते हैं कि हमारे खाते प्रूडेंस के बेसिस पर या आप बोले कंजर्वेटिज्म के बेसिस पर बनाए जाते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सुना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म? सर प्रूडेंस सेज कि जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑर्गेनाइजेशन निकट भविष्य में एक्सपेक्ट कर रहा है, फेस करने वाला है, उस एक्सपेक्टेड लॉसेस को सरकार आप अभी इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर डाली है। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए ताकि हमारा जो रीडर है उसको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैक्सिमम पॉसिबल नुकसान हो सकता है उसे कंसिडर करने के बाद मिले, ताकि कल को वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। सर जैसे एक क्रेडिटर है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, वो ये तय कर सके कि कंपनी की लिक्विडिटी ठीक है, उससे कंपनी को उधार माल दे देना चाहिए, उसका पैसा नहीं डूबेगा। बैंकर्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन देने हैं, तो वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ये डिसीजन ले सकें कि हाँ भाई, सारे कंजर्वेटिज्म लागू करने के बाद भी कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी दिख रही है, कंपनी को लोन दिया जा सकता है। एक इन्वेस्टर है जो कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर उसको समझ में आया कि यार कंजर्वेटिज्म फॉलो करने के बाद भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस जो कंपनी को कल हो सकते हैं उन्हें कंसीडर करने के बाद भी कंपनी तो यार कमा रही है, ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर पाएगी, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं यहां पर कंजर्वेटिज्म ना लगाऊं और सब अच्छे अच्छा दिखाऊं और कल को उसके साथ बुरा हो जाए, तो सप्लायर आके बोलेगा ओ तुमने कैसे खाते बना के दिखाए, हमने उन खातों पर रिलाई कर लिया और आपको माल उधार दे दिया और अब आपकी औकात ही नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि तुमने अपने होने वाले नुकसान हमसे छुपा के रखे। बैंक्स बोले कि देखो तुमने अपने होने वाले नुकसान हमको छुपा के रखे, हमने तो तुम्हारी रीपेइंग कैपेसिटी ऑब्जर्व की थी उन स्टेटमेंट के बेस पर, और पता पड़ा कि उन स्टेटमेंट में आपने सब अच्छे अच्छा दिखा रखा था, जबकि एक्चुअली वो अच्छा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि होना तो बुरा था। अब बुरा होना था तो आपके पास प्रॉफिट ही नहीं थे, तो आपकी जो लोन रीपेमेंट कैपेसिटी थी वो खराब हो गई, डिसॉल्ट हो गई, और आपने हमारे लोन नहीं चुकाए। तो आपके उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण, मैं तो बोल सकता हूं मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, हमने जो निर्णय लिए वो सब गलत हो गए। इन्वेस्टर ने गलत निर्णय ले लिया, अब वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, रिटर्न तो आ ही नहीं रहा। रिटर्न आएगा भी क्यों? क्योंकि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए थे उसमें तो सब हरे हरा था, काला काला सब छुपा दिया आपने और सिर्फ हरे हरा कर रखा है, तो गलत हो जाएगा। अब आप समझो ES2 क्यों बोलता है कि आपको कॉस्ट या NRV जो दोनों में से कम हो उस पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना चाहिए। हमने बोला ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है,
इसमें हमारे पास, चलो ये हमारा पहला साल है, तो परचेस हुआ है 5 लाख का, 80% माल आपने बेच दिया है कितने में? 6 लाख में। अब आपके पास यहां क्लोजिंग स्टॉक आना है, और यहां जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसके बेसिस पर यहां बैलेंसिंग फिगर में आप क्या दिखाओगे? जीपी। ऐसे करते हैं। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, बताओ भाई कितना है? तो हमने बोला कंपनी सोल्ड 80% गुड्स अप टू ईयर एंड। डन। कंपनी सोल्ड 80% गुड्स अप टू ईयर एंड। सो जो माल बिका उसकी कॉस्ट क्या है? तो सर हमने माल खरीदा था कितने का? 5 लाख का। 5 लाख का 80% कितना हुआ? 4 लाख। तो आपने 4 लाख की लागत का माल बेच दिया था। अच्छा, अभी चूंकि ये मेरा पहला साल है तो मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स क्या था? तो सर ये चूंकि मेरा पहला साल है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो जो खरीदा वही बेचने के लिए अवेलेबल था, विच वैल्यू ₹5 लाख। तो 5 लाख का माल बेचने के लिए उपलब्ध है, जिसमें से आपने ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख का माल बेच दिया। तो बताओ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स कितनी थी? तो हमने बोला सर 5 लाख का माल हमारे पास बेचने के लिए रखा था। अच्छा, ये कैसे आता है? तो आज तो ये सिंपल है, जो माल खरीदा उसी में से बिका है। बाकी कल ये कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस फॉर द ईयर। एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है। बाकी तो इसमें अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे, अदर एंसिलरी कॉस्ट भी आएंगी। अभी एकदम एकदम सिंपल सिंपल अभी अपन फोकस कर रहे हैं एनआरवी वर्सेस कॉस्ट को। तो अभी मेरा फोकस कॉस्ट के कंपोनेंट पर नहीं है, अभी मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। तो सरकार अभी आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसलिए सिर्फ परचेस ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें से आपने 80% माल बेच दिया, यानी 4 लाख की कॉस्ट का माल बेच दिया। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स कितना है? तो अवेलेबल फॉर सेल माइनस जो बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ रहा है? 1 लाख। अब आप समझें, क्लोजिंग स्टॉक expect to realize rupees 150,000 in next year or years। यानी जब ये माल बिकेगा तो बेचने पर हम इसको 1.5 लाख रुपए रियलाइज कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि यहां क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं यहां 150,000 लिख देता हूं
तो बैलेंसिंग फिगर में यहां पर क्या आएगा, 600 प्लस 150, 750, 750 माइनस 500, तो ये क्या आया, 250। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली 250 का जो प्रॉफिट आया है, क्या आप इस प्रॉफिट को बांट पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? क्या इस प्रॉफिट से जो पैसा जनरेट हुआ है उससे आप अपने लोन का रिपेमेंट कर पाएंगे? क्या ब्याज बांट पाएंगे? तो आंसर ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं। एक प्रॉफिट ये वाला है, क्लोजिंग स्टॉक का, और एक प्रॉफिट जो माल बिक गया वो कितने में बिका, 600 में, उसकी लागत क्या थी, 400, तो बेच के आपने कितने कमाए इस पर, 200। क्या ये प्रॉफिट जेन्युइन है? हाँ सर, ये प्रॉफिट जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि आप ये कमा चुके हैं। भाई आग तो उसी प्रॉफिट में लगा सकते हो ना जो कमा लिया। जो कल कमाने वाले हो, जो कल कमाओगे, उससे आप आज तो आग नहीं लगा पाओगे। आग नहीं लगा पाओगे मतलब खर्च तो नहीं कर पाओगे, बांट तो नहीं पाओगे। तो कौन सा प्रॉफिट है जो बांटने के लिए आपके पास उपलब्ध हो पाएगा? तो आंसर आया सर एक ही है। क्या है वो? सर वो है जो कमा चुके हैं, जो आज जेब में रखा है, ना कि वो जो कल जेब में आने वाला है। प्रॉफिट वही काम का है जो जेब में रखा है, क्योंकि आज अगर आप उसको खर्च करने गए, बांटने गए, तो कल की एक्सपेक्टेशन में आप आज तो खर्चा नहीं कर सकते। पता पड़ा कल वो कमा ही नहीं पाए, ऐसी परिस्थिति आ गई। अब बताओ कोरोना आया कि नहीं आया? सारी की सारी दुकानें बंद बैठी पड़ी हैं, और आज आप अपनी शर्तों में माल बेच पाओगे? एक्सेप्ट किराने वाले, एक्सेप्ट किराने वाले, बाकी लोगों की हालत खराब। कैसे माल बेचेंगे? डिमांड ही नहीं। जब डिमांड नहीं है तो कस्टमर की और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, बोले हट अब इतने महंगा क्यों खरीदूंगा, तो कम में खरीदूंगा। तो जितने प्लान किए थे वो सब धरे के धरे रह गए। तो आप बताओ, ऐसा प्रॉफिट जो आपके हाथ में आज नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? अनरियलाइज प्रॉफिट। और ये कौन सा हो गया? रियलाइज प्रॉफिट। तो आप बताओ कौन सा प्रॉफिट काम का है? सर डेफिनेटली वो प्रॉफिट जो हाथ में है, वो प्रॉफिट जो कल आने वाला है, मैं उसको आज यूज नहीं कर सकता। तो क्या बोला गया कि भैया ये वाला प्रॉफिट तो आप भूल जाओ, ये नहीं चल पाएगा, है ना, ये नहीं चल पाएगा। डोंट रिकॉग्नाइज don't recognize anticipated profit because future is uncertain। कल कमा पाओगे इस बात की क्या गारंटी है? तो आज आज उतना ही प्रॉफिट बुक करो जितना एक्चुअली आप कमा चुके हैं, है ना। हैव सम पेशेंस। ओके, तो AS2 ने इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और क्या बोला, सिर्फ इतना प्रॉफिट बुक करो। तो इस सिनेरियो में क्या बोलेंगे? वी शुड इग्नोर
future profits and will value inventory at cost। इस सिनेरियो में हम अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पर करेंगे बेटा? कॉस्ट पे ही करेंगे। ठीक है सरकार। अब इसी का उल्टा एक और केस आया, closing stock expected to realize 80% of cost in next year. What is the cost? बिना बेके माल की What is the realizable value of that stock? तो सर कॉस्ट का 80% बोल रहे हैं सर आप, कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे सर? 80। अब आपने क्या बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो परचेस है साहब मेरा, ये मेरा क्या है? खर्चा। मैं इसको खर्चा मान के रिकॉर्ड कर लेता हूं और ईयर एंड पे इसमें से जितना माल नहीं बिकता उसको ऐसे असेट्स मानकर यहां से विड्रॉ कर लेता हूं। या तो परचेस में से माइनस कर दो, याद है ना? या तो परचेस में से माइनस कर दो, या पूरी परचेस यहां ले आओ और परचेस जहां गई है उसके काउंटर में अपोजिट साइड जितना माल नहीं बिक पाया उसको एज एन असेट्स शो कर दो। तो आपने करा क्या, यहां पे जो खर्चा बुक किया उसके काउंटर में उस खर्चे को रिड्यूस करते हुए उसको एसेट्स में ले गए। एसेट्स में ले गए मतलब बैलेंस शीट में ले गए। अब ये खर्चा नहीं है, ये आपकी एज ऑन डेट 31 मार्च को आपकी एसेट है। अब आपकी अगर ये एसेट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी? बोले हाँ सर। और बैलेंस शीट में जाएगी तो सवाल उठता है किस वैल्यू पे जाएगी? किस वैल्यू पर जाएगी? तो सर एक सिंपल सी बात आई, कल जब आप इस असेट्स को एनकैश करोगे, जैसे आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारी असेट्स हैं, क्या लिखा है मैंने? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब नमूना, मतलब सिर्फ वही लिख रहा हूं जो मेरे काम का है। यहां पे लिखा है सर फिक्स असेट्स, यहां पे लिखे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और यहां पे लिखा है इन्वेंट्रीज। अब सवाल ये उठता है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आएगी? तो हमसे बोला क्या कि सर देखो उसकी वैल्यू के नाम पे हमारे पास दो वैल्यू है, कॉस्ट उसकी 100 है लेकिन उसके जो रियलाइजेबल अमाउंट है, रियलाइजेबल वैल्यू वो 80 है। अच्छा, फिक्स असेट्स की भी कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू को वहां पे बोलते हैं फेयर वैल्यू। कॉस्ट है इसकी, मान लो इसकी भी 100 और इसकी भी फेयर वैल्यू 80 है। ठीक है। अब AS2 जो इन्वेंट्री पे लागू होता है वो बोलता है कि आपको इन्वेंट्री NRV वैल्यू करनी है, जबकि AS10 उसी समय बोलता है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू कम है लेकिन आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आप कंटिन्यू करें कॉस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं, कॉस्ट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टॉक में देख के बोल रहा है अच्छा हमसे क्या बुराई थी, हमने क्या बिगाड़ा था, हम आपकी आंखों में भटक रहे हैं, हमारे साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? हम भी तो असेट है, ये भी असेट है, तो इसके साथ इतना अच्छा और हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वाई? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमको भी तो कॉस्ट पे वैल्यू करो।
तो हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, हम भी तो एसेट हैं, ये भी एसेट है। तो फिर यहां बोला गया कि चलो तुम अपनी डेफिनेशन दो, तुम कौन हो। तो बोले वी आर द एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी तुम्हें हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा है। यानी तुम आज यहां पे इसलिए हो क्योंकि तुम ईयर एंड तक बिक नहीं पाए। अगर तुम बिक जाते तो तुम यहां पे होते ही नहीं, और तुम आज नहीं तो कल बेच दिए जाओगे। और जब तुम बेचे जाओगे तो भी एक्सपेक्ट कि तुमसे 100 रुपए नहीं निकल पा रहे हैं, अब तुमसे 80 रुपए निकल पाएंगे। तो तुम्हारी औकात 80 है, तो फिर हम तुम्हें आज बैलेंस शीट में क्यों 100 पे दिखाएं। सही बात है ना। जब तुम्हारी औकात आज 80 रुपए है तो तुम्हें बैलेंस शीट में 100 पे क्यों दिखाया जाए। अगर मैं तुम्हें 100 पे दिखाऊंगा तो जो मेरे रीडर ऑफ अकाउंट्स हैं उनको गलत सूचना नहीं पहुंचेगी। इन्वेंटरी बोला अच्छा, बहुत सही। फिर वो जो ऊपर फिक्स एसेट है वो भी तो आज 80 की है, उसे क्यों 100 पे दिखा रहे हो। वो गलत सूचना नहीं पहुंचेगी इन्वेस्टर के पास, रीडर के पास। मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम मुझसे चिढ़ते हो, जलते हो मुझसे, मेरी लिक्विडिटी से, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो। तुमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, हम फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन सुनते हैं, वो क्या बोलती है। फिक्स एसेट्स आर द एसेट बाय सेम लाइन ऑफ एन एंटरप्राइज, बोले सेम विच आर प्राइमरीली held to be used in the process of manufacturing, administration, or in selling and distribution, and which are not primarily held to be sold in ordinary course of business। ये अंतर आ गया। एक को क्या बोला, जिसको रखा ही इस इंटेंशन के साथ था कि जब अवसर आएगा बेच खाएंगे और बेच के कमाएंगे, जबकि फिक्स एसेट्स के बारे में क्लियर था ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि इसको हम बेचने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि इसको हम अपने उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रशासनिक कामों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में यूज करेंगे। और जिसको प्राइमरीली बेचने के लिए नहीं रखा है, बेचेंगे। एक समय आएगा जब सब बिक जाएगा, लेकिन वो समय कब आएगा, जब इसका इकोनॉमिक यूज समाप्त हो जाएगा, जब इसका उपयोग इकोनॉमिकली महंगा पड़ने लगेगा, जब ये उस समय यूजेबल नहीं रह जाएगी, तब बेचेंगे। वो भी भंगार में, एज एन स्क्रैप, एज एन इन्वेंटरी नहीं बेच रहे हैं। अब आप समझना, मेरी क्लास है, मेरी क्लास में फर्नीचर लगा है, फिक्चर्स लगे हैं। फिक्चर्स और फर्नीचर की औकात तब तक ये जब तक वो वहां लगा है। बिलीव मी, वी इनकर लॉट्स ऑफ अमाउंट इन लैक्स फॉर इंटीरियर ऑफ आवर क्लासेस। आप जब क्लास आएंगे तो आपको फीलिंग आएगी यार वाओ, दिस लुक लाइक सम कॉर्पोरेट ऑफिस। ये तो बेहतरीन कोई शायद MBA वगैरह की क्लास है। आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि सीए की क्लासेस भी ऐसी हो सकती हैं। इनका अलॉट जबरदस्त खर्चा किया उसके इंटीरियर पर, लाखों। मेरी बैलेंस शीट में वो लाखों रुपए दिख रहे हैं। आज अगर मेरा लैंडलॉर्ड बोल दे 3 महीने का नोटिस देके कि भैया दफा हो जाओ, तो वो जो लाखों रुपए लगा रखे हैं ना, उसकी वैल्यू 0 है। 0 भी छोड़ो, माइनस है, क्योंकि उसके रिमूवल की एक कॉस्ट है। मैं उस एसेट का तब तक यूज कर सकता हूं जब तक वो लगी है वहां पर। वो फर्नीचर जो मैं लाया था, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फर्नीचर विच बी एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। ऐसा कि 5-5 बच्चे बैठ के उसकी पूरी ताकत लगा दें उसके ऊपर खराब करने की, तो भी कुछ नहीं होगा। 18 mm की प्लाईज जो जनरली कोई नहीं लगाता, सब पता नहीं कौन से वो हार्डवुड वगैरह लगाते हैं। जो सबसे अच्छे लोहा हो सकता था, 8 गेज का, पता नहीं आप क्या क्या बोल रहे हैं सर, वो लगा रखा है। लोग वहां पेंट करते, हमने सनमाई का लगाई है। एवरीथिंग इज परफेक्ट विद ए व्यू कि कम से कम 10 साल तक तो ये एसेट्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक सेट फर्नीचर का कम से कम 7,000 का पड़ा है, जबकि नॉर्मल फर्नीचर वो 2-3 हज़ार का पड़ जाता। 7,000 का पड़ा है। लेकिन बिलीव मी,
अगर आज मैं उस फर्नीचर का वैल्यूएशन करवाने जाऊं कि मैं किसी को बुला के लाऊं, भाई मुझे फर्नीचर बेचना है, मेरे पास एक्सेस पड़ा है, तो उसी 7,000 की बेंच टेबल का सेट वो 3,000 4,000 में वैल्यू करेगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ दैट टेबल बेंच इज ₹3,000 ओनली, whereas the cost of that furniture is ₹7,000 per set। तो मैं अपनी बुक्स में अब बताओ फर्नीचर किस वैल्यू पे दिखाऊं, 7,000 पे या 3,000 पे? इन्वेंट्री की यही शिकायत है, इन्वेंट्री की यही शिकायत है कि मेरे साथ बहुत पार्शियलिटी हो रही है। मेरी कॉस्ट 1 लाख और एनआरवी 80, तो तुम बोल रहे हो कि 80 पे दिखाओ। फर्नीचर की कॉस्ट 1 लाख और आज रियलाइज करने जाए तो 50,000 भी ना मिले, और तुम उसको बोल रहे हो नहीं नहीं हम कॉस्ट पे शो करेंगे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम भी तो सही कर रहे हैं। तो आंसर आया नहीं सर, अंतर है। तुम्हारे लिए जब हम लाए थे तो ये सोचकर लाए थे कि तुम्हें ठिकाने लगाना है, बेचना है और बेच के कमाना है। फर्नीचर हम जानते हैं कि आज बेचने गए तो आधे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम बेचने क्यों गए? हम उसको बेचने के लिए लाए ही नहीं थे सरकार। पॉइंट टू बी नोटेड। सुनो, फिर से बोल रहा हूं, स्टॉक जब लाए थे तब एकदम विजन क्लियर था कि आपको बेचना ही है और बेच के कमाना है, और तुम्हें तो बेच के नुकसान होने वाला है। जबकि फर्नीचर आज कितने में भी बिके, क्या हम बेचना चाहते हैं? Whether they were intended to be sold in ordinary course of business, तो आंसर है नो, they are supposed to be used। तो साहब जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछूं? आज वो बाजार में आधी कीमत में बिकेगा, लेकिन बेचना कौन चाहता है? इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। तो जब मैं बेचना नहीं चाहता, उपयोग करना चाहता हूं, और उपयोग करके मैं वो 1 लाख रुपए रिकवर कर लूंगा, उपयोग करके अगर मैं वो 1 लाख रुपए रिकवर कर लूंगा तो यस, मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको 1 लाख भी दिखाऊंगा। हां, एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28, इंपेयरमेंट। नाम से मेरा इंपेयरमेंट, गिरावट। वो यही बोलता है कि अगर आपकी फिक्स असेट्स का उपयोग करके आप वो कॉस्ट रिकवर करने की स्थिति में नहीं है, तो आज फिक्स असेट्स की वैल्यू भी इन्वेंट्री जैसी वैल्यू हो जाती है। लेकिन शर्त एक है, आप बेचने वाले तो हो नहीं। अगर उपयोग करके आप अपनी लागत निकालने में सक्षम हैं, आप उस लागत को अपनी उत्पादन की इकाई, अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उस पर बांट सकते हैं, उससे पूरी कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, तो देयर इज नो नीड टू रिकॉग्नाइज एनी वैल्यूएशन लॉस। देयर इज नो नीड टू रिकॉग्नाइज एनी वैल्यूएशन लॉस। अगली बैलेंस शीट में देखना, अभी आपको लगता है ना कि आप अपनी पूरी कॉस्ट निकालने में सक्षम हैं? अगर हां, तो फिर आपको फिक्स असेट्स कॉस्ट पे ही शो करना है। बेहतरीन बता रहा हूं, फिक्स असेट्स की वैल्यू में भी गिरावट होती है। फर्नीचर की तो आधी कीमत लग जाती है सीधे, लेकिन फिर भी हम उसको कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी एस्टिमेट, हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि सरकार वो जो फिक्स असेट है वो हम बेचने के लिए नहीं रखे हैं, तो आज उसका भाव कुछ भी हो, हमें उस गली जाना ही नहीं है, तो हम भाव क्यों पूछें? तो हम उसको कॉस्ट पे शो करेंगे। लेकिन वहीं AS 28 का डंडा आया और उसने क्या बोला, रुक जाओ, फिक्स असेट्स में भी अब वैल्यूएशन होगा। आप ये बताओ कि क्या इस फिक्स असेट्स का उपयोग करके आप इसकी लागत निकालने में सक्षम हैं? क्या इसकी वैल्यू इन यूज इसकी कॉस्ट के बराबर या इससे ज्यादा है? अगर हां, तो आप कॉस्ट वैल्यू करो, अगर ना तो वहां पर भी अब वैल्यूएशन लॉस लगता है। बस उसको वैल्यूएशन लॉस नहीं बोलते, उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो इन्वेंट्री, तुम व्यथित मत हो, दुखी मत हो, रूल तो उस पर भी लग रहा है। तुम बोलो तुम अपनी कॉस्ट निकालने में सक्षम हो, अगर हां तो हम तुम्हें कॉस्ट वैल्यू करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी कॉस्ट निकालने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें फिर कॉस्ट वैल्यू नहीं किया जाएगा, तुम्हें फिर उसी वैल्यू पे वैल्यू किया जाएगा जो तुम निकालने में सक्षम हो। फिक्स असेट्स तुम अपनी कॉस्ट निकालने में सक्षम हो, आज तो तुम बहुत कम में बिक रहे हो बाजार में, फिक्स असेट्स बोला सर हाँ निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, तो ठीक है, तो मैं फिर कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा। फिर भले तुम्हारे बाजार का वैल्यू कुछ भी हो, वॉट एवर योर मार्केट वैल्यू इज, इट इज इररेलेवेंट फॉर अस बिकॉज वी इंटेंडेड यू टू यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब दूसरी बात सुनो, आज जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, आज जब मैं बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स और करंट असेट्स और इन्वेंट्री लिख रहा हूं, तब मैं एक एक असेट से पूछ रहा हूं कि अगले 1 साल तक का हिसाब बताओ। ज्यादा लंबी बात नहीं करना। क्या तुम अगली बैलेंस शीट में जा सकते हो?
तो फिक्स्ड एसेट्स बोला यस मैं तो जा सकता हूं, यस मैं जा सकता हूं। तो अगले 1 साल में क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला है? क्या ऑर्गेनाइजेशन से गोइंग कंसर्न हटने वाला है? नहीं सर। तो अगले 1 साल तक अपना बिजनेस चलेगा? बोले हाँ। तो क्या अगली बैलेंस शीट में भी फिक्स्ड एसेट्स आएंगी? बोले हाँ। इन्वेंट्री तुम बोलो, तुम क्या अगली बैलेंस शीट तक जाने की औकात रखते हो? तो इन्वेंट्री बोला मालिक आप नहीं बेचो तो 10 बैलेंस शीट तक चले जाएंगे, लेकिन तुम क्या रखे जाओगे ऐसे? जब मौका नहीं लगेगा, जब मौका लगेगा तो आप बेचने ही दिए जाओगे? आंसर है हाँ सर, मैं तो प्राइमरीली बेचने के लिए रखा गया हूं। तो इन्वेंट्री जिसको प्राइमरीली बेचने के लिए रखा गया है वो मेरे हाथ में नहीं कब बिकेगा, लेकिन मैंने तो उसको बेचने के लिए रखा है। हो सकता है कल बिक जाए, हो सकता है 2 साल तक ना बिके, तो भी वो करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो आज इस इंटेंशन के साथ मैं रख के आया हूं कि मुझे उसको कल बेचना है, जब अवसर मिलेगा तब बेचना है। तो अब मैं इन्वेंट्री को प्राइमरीली बेचने के लिए लाया हूं। अब वो कब बिकती है वो मुझे नहीं पता, तो मुझे तो ये लगता है कि ये अगली बैलेंस शीट में कैरी नहीं होगी, ये वाला माल बिक जाएगा, अगली बैलेंस शीट में कोई और आएगा। क्या ऐसा ही रूल फिक्स एसेट्स पर लगेगा? आंसर है नहीं। फिक्स एसेट्स इस बैलेंस शीट में भी है और अगली में भी है। तो मेरा जो रीडर है अगले साल अगली बैलेंस शीट पढ़ेगा, ये वाली क्यों पढ़ेगा? और अगले साल जब वो अगली बैलेंस शीट पढ़ेगा तो अगले साल के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा। अगले साल अगर वो फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू रिकवर करने में कैपेबल नहीं है तो अगले साल देख लेंगे। आज तो कैपेबल है, आज तो लगता है ना, तो आंसर है हाँ। तो इन दैट सिनेरियो मैं फिक्स एसेट्स को इस पर वैल्यू करूंगा और इन्वेंट्री को इस पर वैल्यू करूंगा। तो इन्वेंट्री को बेचकर जो एस्टिमेटेड लॉस है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तो अब जब मेरी केस नंबर 2 में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो वहां पर परचेस ये 5 लाख, सेल्स जो हो चुकी वो तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कितना आएगा? 80। अरे तुझे समझ आया ना कि 80 क्यों आएगा? तो अब यहां पर जो जीपी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर में कितना आएगा सर? 180। और इस 180 का ब्रेकअप क्या है? तो 200 का रियलाइज प्रॉफिट अरे यार अच्छा नहीं लिख रहे सर आप, चलो फिर से लिखते हैं। रियलाइज प्रॉफिट ऑन सेल और 20 का एक्सपेक्टेड लॉस। तो इस तरह आपका 180 रुपए का प्रॉफिट का कंपोजिशन हुआ। 200 का प्रॉफिट है इसमें असेट्स बेचकर। कौन सी वाली? ये वाली। 80% माल जो 600 में बेचा है, 80% माल कितने का था? कितना लिखवाते हो आप मेरे से? सेल 600, COGS 400। तो 200 का जो प्रॉफिट रियलाइज हुआ है वो तो आ गया, लेकिन जो कल लॉस होने वाला है, क्यों होने वाला है अभी समझा है? क्योंकि ये स्टॉक बैलेंस शीट में उस वैल्यू पे जाएगा जो मेरा रीडर देखना चाहता है। रीडर ने मेरे से पूछा सिंपल
कि क्या अगली बैलेंस शीट में तुम इन्वेंट्री दिखोगे? नहीं। तो अगले 1 साल तक इसी बैलेंस शीट को देख के लोग बाग निर्णय लेंगे, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। हाँ, तो तुम्हें फिर मुझे उस वैल्यू पे दिखाना है जिसपे तुम अगले साल रियलाइज हो सकते हो। अगर ज्यादा पे रियलाइज होने वाले हो तो फिर उनको अच्छी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कल किसने देखा? कोई कोविड-19 आ गया तो कल किसने देखा? तो मैं आपको वही दिखाऊंगा जो उसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर कल नुकसान होने वाला है तो कल होने वाले नुकसान की जो तस्वीर है वो आज ही दिख जाना चाहिए, ताकि कल को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, ये ना बोले कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, कि जब बुरा होने वाला था तो तुमने बताया क्यों नहीं। अगर तुम पहले ही वो बता देते कि बुरा होने वाला है तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये निर्णय जो मैंने लिया है शायद ना करता। तो तुम्हारे गलत मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण मेरे तो सारे डिसीजन खराब हो गए। तो लोग कल को ब्लेम ना करें, तो उनको आज ही बता दो, देख लो ये स्थिति है, अब आपको समझ में आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मत करो, लेकिन कल ब्लेम मत करना, क्योंकि जो वस्तु स्थिति थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई होप अब तो एकदम क्लियर है कि क्यों कॉस्ट अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है और क्यों एनआरवी अगर एनआरवी फेयर वैल्यू कम है तो कम पे दिखा, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट आपकी बैलेंस शीट पे जाएगा, और बैलेंस शीट पे जाएगा और अगर आपने उसमें सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो आपके सारे डिसीजन मेकर के डिसीजन खराब हो जाएंगे। आई होप मैं पहुंचा पाया, पक्का सर मैं आता था, चलो लेकिन फिर भी थैंक यू ना कि आपने आधा घंटा हमारा खराब किया। चलो तो अब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या और कॉस्ट में क्या आएगा? तो सरकार एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स नंबर 1 कॉस्ट ऑफ परचेस, अगर आप ट्रेडर हो तो दैट्स इट, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ये कॉस्ट ऑफ परचेस किसका है? रॉ मटेरियल का, वो भी इन्वेंट्री आपकी, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ परचेस किसकी बात कर रहे हैं फिर? रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? सर रॉ मटेरियल लाएंगे, उसे छत पे रख के जाएंगे और अगले दिन जब जाएंगे तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जादू ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर सम कॉस्ट। तो क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और तीसरे नंबर पे आएगा अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स present location एंड कंडीशन। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में अकॉर्डिंग टू AS2 तीन तरह के खर्चे शामिल हैं: कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर एंसिलरी कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जबकि NRV में क्या बोलते हैं?
एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी इस इन्वेंट्री को कल बेचकर आपको कितनी सेलिंग प्राइस मिल सकती है। और इस सेलिंग प्राइस को प्राप्त करते समय आपको कितने डायरेक्ट खर्चे करने पड़ेंगे। मैंने बोला कि इन्वेंट्री को बेच के 105 रुपए आएंगे, ठीक है, लेकिन 105 रुपए आए इसके लिए 15 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो भैया कल इस इन्वेंट्री को बेच के हाथ में क्या आने वाला है, दैट इज 90। अब अगर इसकी कॉस्ट 100 है तो आप बताओ, ऐसा हिसाब आ रहा है ना, आप समझना, आपको आ जाएगा समझना। मैंने क्या बोला कि भैया कॉस्ट टिल डेट आपने 100 रुपए खर्च करे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है 105, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ सेल कितने हैं, इस सेल को संभव बनाने के लिए आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे 15। तो हाथ क्या आएंगे 90। तो ये इसकी एनआरबी कहलाएगी। इसको अपन उल्टा समझते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, लो अब आप समझिएगा, ये आपको बैठेगा दिमाग में। बोलो इस इन्वेंट्री पर अभी तक आप कितनी कॉस्ट खर्च कर चुके हैं 100। अच्छा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड in next year to make the sale possible। तो जब ये बिकेगा तब तक इसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी होगी, सर 115। और अब आप बताओ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है सर 105। तो जिसकी कॉस्ट 115 है उसको आप 105 में बेचोगे तो कल कितना लॉस होने वाला है 10। तो यही तो बोल रहा है AS2 के ये जो लॉस कल होने वाला है वो आप आज ही बुक कर लो। अब आप बताओ इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है 100, लेकिन जब आप ट्रेडिंग में यहां पे 90 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीपी में वो 10 का लॉस एडजस्ट नहीं हो जाएगा ना। वो यही बोलना चाह रहा है कि सरकार जो लॉस आप इन्वेंट्री को कल बेच के उठाने वाले हैं वो आप आज ही चार्ज कर दो। क्यों कर दो वो मैं समझा चुका हूं। तो ERV बोलूं NRV बोलूं तो वो NRV क्या बोलती है कि अगर आपके हाथ में शुद्ध जो पैसा आने वाला है इस इन्वेंट्री को बेचकर वो उसकी कॉस्ट से कम है, तो जो पैसा आने वाला है वही आपकी वर्थ है आज इन्वेंट्री की। मैंने बोला नहीं 105 आएगा, तो हमने बोला अच्छा 105 जब आएगा तो 15 छुड़ा के भी तो ले जाएगा, तो हाथ क्या आएगा 90 ही आएगा ना, जबकि आप इसके लिए दे कितने चुके हैं 100। तो आज आपको इस इन्वेंट्री पे दिख रहा है कि कल 10 का लॉस होगा, तो वो जो कल 10 का लॉस होगा वो आज ही बुक कर डालो, इंतजार मत करो। अब अगर कल को सर फायदा हो गया तो बोले आपका, कल को अगर फायदा हो गया तो वो आपका ही ना, हम थोड़ी छुड़ा के ले जाएंगे, तो कल आप बुक कर लेना, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन आज आपको क्या दिख रहा है स्पष्टता क्लियरली दिख रहा है ना कि लॉस होने वाला है। तो जब पता है कि लॉस होने वाला है तो भी आप अगर प्रॉफिट दिखाओगे तो धोखा हो जाएगा सरकार, और धोखा अकाउंट्स में नहीं होता। अकाउंटेंट आर नॉट सपोज टू गिव एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। हम डिच नहीं करते किसी को, हम धोखा नहीं देते। तो अभी से क्लियर कर दिया, आई होप समझा पाया। तो जब आप 10 का वो लॉस अभी से एक्सपेक्ट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी बुक्स में अभी कितनी कॉस्ट थी 100, 10 का वो लॉस अभी से माइनस कर दो, तो अब बताओ कितना आएगा 90। और आपको इन्वेंट्री क्या पे करना है फिर वैल्यू 90 पे।
पहुंचा पा रहा हो बेटा? हाँ सर। अब तो आपको मैं बोल ही देता हूं पहुंचा पा रहा हूं, नहीं तो आप फिर और पकाओगे। अच्छा ठीक है, तो कॉस्ट या एनआरवी? ठीक है सर। अब आप बताओ कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या आएगा? बाकी आप टाइम तो खूब खराब करते हो सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। अब कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में सर 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 एक और बात याद आई, पहले वो और सुन लो। क्या बोला? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, नहीं बोला? हाँ सर, विच एवर इज लेस। लेकिन यहां पे एक चीज और बोली, ऑन। आइटम बाय आइटम बेसिस। इफ द इन्वेंट्री is neither similar nor इंटरचेंजेबल। अब सर इसका मतलब क्या है? मैं हूं ना, सारे मतलब बताने तो आया हूं आपको। सर अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इन्वेंट्री है अगर सिमिलर और इंटरचेंजेबल है तो आपको आइटम बाय आइटम जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी एक से ज्यादा तरह की इन्वेंट्री एक साथ रख सकते हैं अगर वो सिमिलर और इंटरचेंजेबल है तो। समझना। सिमिलर और इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होगा? iPad is just playing with me. नहीं, चलिए गिव मी 5 मिनट्स, फिर अपन बात करते हैं।